विकास जी नमस्कार, आपका फैक्ट टुडे में स्वागत है। लास्ट नमस्कार। टाइम हमने देखा था कि एक ऐसी खबर आपने प्रकाशित की जहां पर एक ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्दाफाश किया आपने जो काफी हजारों लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कई लाखों या फिर कई करोड़ों अमाउंट में उन्होंने एक तरीके से फ्रॉड काम किया है। तो उसके बारे में कुछ जानकारी व्यूअर्स को दीजिए और जनता किस तरीके से बच पाए इन लोग से, उसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए ताकि इस जाल में लोग फंसे ना। ज़रूर, पहले तो मैं फैक्ट टुडे के सभी व्यूअर्स और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने एकदम सही कहा कि 23 तारीख, पिछले महीने की 23 तारीख को अंकित एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर में हमने इस धोखाधड़ी का जो ये खेल चल रहा है पिछले कई वर्षों से, बट पिछले 4-5 सालों में वो ज़्यादा न्यूज़ में आया है, या कह सकते हैं कि ज़्यादा पब्लिकली हुआ है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो उनके शिकार हुए हैं। और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मकसद ही यही है कि लोगों को एकजुट होकर एक दूसरे के लिए उनके अच्छे बुरे समय में खड़े रहना और एक मेंबर दूसरे मेंबर के काम आए, इसीलिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का गठन किया गया था सरकार द्वारा। भाई उस समय उस बैंक का मौजूदा आर्थिक हालात ऐसा नहीं है कि वो एक साथ इतना बड़ा अमाउंट दे पाए। ऐसे लोगों को मैं गलत नहीं मानूंगा, होता है बैंकिंग। ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैंने प्रकाशित किया था, ये वो लोग हैं जिनके पास है बट देना नहीं चाहते, क्योंकि ये सिर्फ लेना बैंक है। इसका नाम क्या है? जरूर, ये मलाड, मुंबई मलाड पूर्व में पिंपरीपाड़ा एरिया है, अगर आप जानते हो, रानी सती मार्ग पर। ये सिंधु सागर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, ये इस संस्था का नाम है, जिसके अध्यक्ष माननीय, आदरणीय, आप जो भी कह लें उन्हें, भाई इतना बड़ा गमन किया है उन्होंने, श्री कृष्णमणि सेवाकांत शुक्ला जी, और उनकी संचालन समिति। हालांकि मैंने कभी इनकी समिति देखी नहीं, क्योंकि इस सोसाइटी का एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चनेबल है, मैं आगे बताऊंगा आपको। ये पिंपरीपाड़ा में भानु शांति कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में ये ऑफिस स्थित है। हालांकि वो बोलते तो हैं कि वो उनका ही ऑफिस है, सब है, लेकिन ऑन रियलिटी ग्राउंड आपके जो दर्शक अगर इनसे थोड़े भी तरीके से जुड़े हैं, चाहे लेना ही होगा, देना क्या होगा। ये ऑफिस भी बिक चुकी है, इनका खुद का कुछ भी नहीं है बॉम्बे में, जो घर रहते हैं बिक चुका, ऑफिस बिक चुका, जो भी है बस वो समझ लीजिए वो ये गलिया चौबारा आना ना दोबारा, वो कभी भी निकल सकते हैं यहाँ से। बस अब वो अपना शिकार जो भी लपेट पा रहे हैं लपेट लिए हैं। बड़ी बात यह है कि समाज में इतने सालों से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते, और हमारा क्या, ऐसे हमारे जैसे कई व्यापारी होंगे जिनके साथ उन्होंने अपना एक बहुत ही शातिराना तरीके से गठजोड़ बनाया, लोगों का विश्वास जीता। उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया तभी तो पता चला, क्योंकि तब तक तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, वो तो आखिरी टोपी को देखा जाता है। लेकिन लॉकडाउन में ही तो छन के निकला कि कौन कितना आर्थिक रूप से मतलब मजबूत है, जो समय पे लोगों के काम आ पाएगा। तो यहाँ तो उस समय के बाद से तो सिर्फ आपको निराशा, धमकी, गाली गलौज, पुलिस की धमकी, कोर्ट की धमकी, बस यही आपको सुनने मिलता है। एक नया पैसा तो मैंने तो नहीं देखा कि कोई इनसे संतुष्ट व्यक्ति आया हो। इसी न्यूज़पेपर को पब्लिश होने के बाद कईयों ने कांटेक्ट किया। कई ऐसे लोग हैं जिनकी सुनवाई ही नहीं है कहीं। अब इसमें दोनों भी चीजें हैं, एक हैं जो कुछ लोग हैं भाई वो तो अपना आशिक हो चुके, ये आदमी तुरंत झगड़े पे आ जाता है, हाथापाई पे आ जाएगा, या वो कुछ ऐसा आपको मतलब चाहे किसी भी ट्रैप में फंसा सकता है। तो ऐसे लोग आस खो चुके हैं। कई ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है कि अपना पैसा अब ये कैसे निकाले। तो ये जो आर्टिकल था, इसको पब्लिश करने का मकसद ही यही था, ये पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक इंटरेस्ट में ही किया गया था कि अगर ऐसे लोग हैं जिन लोगों का पैसा इस संस्था में फंसा हुआ है और अपने सारे प्रयासों के बाद भी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कानूनी रूप से जो भी लीगल रेमेडी अवेलेबल है इंडियन जुडिशरी में, राइट फ्रॉम फर्स्ट नोटिस टू पुलिस कंप्लेंट, फॉलो अप, फिर उसके बाद सिविल सूट फाइल करना कोर्ट में रिकवरी प्रोसीजर्स के लिए, और इससे भी बढ़कर हम बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि अपने नसीब वाले जो हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र के निवासी हैं, क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस को एक अधिकार दिया गया था कि देवेंद्र फडणवीस द्वारा जी के MPID एक्ट 2009 में ये एक्ट निकला था, जिसमें महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स, ये वो लोगों के लिए निकाला गया था। क्योंकि सरकार भी जानती है कि अगर मैंने किसी का पैसा गमन कर लिया, एक संस्था हूं मैं समझ लीजिए, और आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, मेरे बारे में कंप्लेंट करते हैं, अब पुलिस की कार्रवाई कितनी तेज है ये हम और आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस की कार्यकुशलता पे कोई सवाल है, ऐसे कई पुलिस है जो तुरंत भी एक्ट करते हैं, बट आप कितना भी तेज एक्ट कर लीजिए, कितने भी तरीके से, ईमानदारी से, पर समय लगता है। ये धोखाधड़ी करने वाले लोग इतने शातिर होते हैं कि जिस दिन उनको ये लग रहा है कि उनकी मतलब भाई अब वो लोग आ सकते हैं इनके लपेटे में,
प्रशासन के द्वारा, ये तुरंत शो हो जाएंगे वहां से। अब बाद में 5-7 साल कोर्ट केस चलेगा, लेकिन जिसने केस किया था या जिसका पैसा फंसा है, समझ लीजिए उसने अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए पैसा जमा किया था, उसके पिताजी चल बसे, ये भी शायद हो सकता है चल बसे, लेकिन तब तक चलता ही रहेगा। तो इसी टाइम लैप्स को बचाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस के पास ये प्रावधान है कि अगर आप उस कंप्लेंट को, जो आपका इकोनॉमिक ऑफेंस का जो कंप्लेंट है, ये फाइनेंशियल स्कैम का, अगर इसको आप एमपीआईडी एक्ट में इसको आप कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में अंकित कराएं, पुलिस अपनी क्या कह सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो होता है उनका स्टार्टिंग में, उस पर अगर उन्हें थोड़ा भी ये एहसास हो जाए कि भैया जो कंप्लेनर है उसकी बात में दम है, उसके पास एविडेंस है मटेरियलिस्टिक, सिर्फ बातों पे ना जाएं। मैं दोनों के पक्ष से बोल रहा हूँ। कई संस्थाएं ऐसी हैं जिनके खिलाफ फर्जी भी कंप्लेंट्स होते हैं, निजी कंप्लेंट, मतलब निजी दुश्मनी निकालने के लिए, बट वो एक अलग फैक्टर हो गया। मैं इस केस में कह रहा हूँ जो एक्चुअल जेन्युइन इन्वेस्टर्स थे, या किसी भी रूप में आपने दिया, मैं कहता हूँ कैश दिया है, चेक दिया है, जो भी तरीके से दिया है, आपने कैश दिया है तो आप ये मत डरिए कि पुलिस आपके साथ नहीं है या आप फंस जाओगे, मैं काला धन में चले जाऊंगा, ऐसा नहीं। वो भी आपका कमाया हुआ पैसा है ना, आपने कहीं धोखा दे के किसी का साथ गलत करके नहीं लाया है, आपने मेहनत की है, वो आपके पास एक लीगल टेंडर है, वो आप जो नोट है। तो आपने अगर कैश भी डिपॉजिट किया है, आप पुलिस स्टेशन में जाएं, कंप्लेंट करें एमपीआईडी एक्ट में। पुलिस को अगर लगता है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कि भैया आपके कंप्लेंट में दम है, तो महाराष्ट्र पुलिस को कोर्ट नहीं जाना है, पहले तुरंत वो उस प्रॉपर्टी को सीज कर देगी, ऑफिस को, सारे एविडेंसेस को वो सीज करके अपने अथॉरिटी में ले लेगी। और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो जो भी इसके कंसर्न ऑथोराइज ऑफिशियल्स हैं, राइट फ्रॉम चेयरपर्सन टू मैनेजिंग कमिटी टू ऑल द पीपल, मतलब जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, स्टाफ हो, एग्जीक्यूटिव्स हो, कलेक्शन एजेंट्स हो, ये सारे लोग, जिन जिन लोगों ने आपको इस संस्था से जोड़े रखा, ये सारे अरेस्ट हो जाएंगे ऑन द स्पॉट। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें बेल नहीं कराया जा सकता। तो प्रॉपर्टी सीज इसलिए किया जाता है कि इसकी कल को जाके खरीदी फरोख्त ना हो जाए। पुलिस डॉक्यूमेंट से इसलिए रख देती है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने डेटा ही उड़ा दिया, आपके पास पासबुक है, उनके पास एंट्री नहीं है, बोलेंगे आप पासबुक घर पे छाप रहे हो। तो आपने भले ही अपने इनकम टैक्स में दिखाया होगा, लेकिन हो सकता है कईयों नहीं दिखाते। अगर तो ये लोगों का सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो यही होता है कि आप कितने सशक्त हो। अगर हम लोग एकजुट हैं तो इनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, अलग हैं तो वो आपके वजन के हिसाब से आपको नापेंगे। आप हल्के इन्वेस्टर हो, एक साधारण व्यक्ति हो, साधारण नागरिक हो, बिना पहुंच के आदमी हो, तो वो आपको सिखा देंगे भैया मैं दे दूंगा, आप चिंता मत करो, इस बात को फैलाइए मत। बातचीत करने में तो है ही माननीय श्री शुक्ला जी बहुत ही शातिर हैं। आपके साथ और कितने लोग जुड़े हैं? क्योंकि ये खबर आने के बाद कई सारे फोन कॉल आए होंगे, कई सारे लोग मिलने आए होंगे आपसे कि ये शिकायत हमारी भी है, हम भी अपने पैसे वापस चाहते हैं। देखिए, जो मैं ये नहीं कहूंगा कि कितने लोग जुड़े हैं, मैं ये कहूंगा कि मैं भी पीड़ित हूँ, वो भी पीड़ित है, तो एक पीड़ित दूसरे पीड़ित का दर्द समझ सकता है। और हाँ, बस फर्क इतना है कि वो हो सकता है कि उतने संसाधन में उपयुक्त ना हो या जानकारी में उपयुक्त ना हो, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे लिए अवेलेबल हैं, और कुछ जानकारियां हैं जो भाई, क्योंकि हम भी बैंकिंग सेक्टर से हैं तो वो नॉलेज हम भी रख रहे हैं। बस फर्क होता है नियत का, कौन कैसे काम करना चाह रहा है। ये आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद, बॉम्बे में तो नहीं था ये आर्टिकल पब्लिश होने के बाद, पर ऑन कॉल मुझे लग रहा है कम से कम 50 से 55 लोगों ने संपर्क किया हमसे, जिसमें मैं कह रहा हूँ आपको 4-5 लाख रुपए वालों से लेकर 35-40 लाख से लेकर 50 लाख वाले भी थे। मैं कहता हूँ 10 ही रुपया हो, बट ठगा तो गया है बंदा। तो वो जो बंदा जिसने भी पैसा जमा किया, हम इसे अमाउंट के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम इसमें ये देख रहे हैं कि अगर एक फैमिली है उसका 1 लाख रुपया भी जमा है, तो वो 1 लाख रुपया मायने रखता होगा उस फैमिली के लिए। तो अगर बात करें कितने करोड़ का घोटाला है आपके हिसाब से, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि नॉर्मल या मिडिल क्लास या उससे भी निचले स्तर के लोग यहाँ पे पैसा जमा करते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में, इस वजह से शायद क्या सरकार या फिर पुलिस के पास ये सब चीजें खबर नहीं पहुंचती है? नहीं, जरूर। देखिए, प्रिसाइसली अमाउंट को जज कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही कम लोगों से अभी तक संपर्क कर पाया, वो भी तब जब ये न्यूज़पेपर आर्टिकल पब्लिश हुआ। बट अब मैं आपके चैनल द्वारा लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे जितने भी लोग हैं, आप अमाउंट मत देखिए आपका कितना है, आपसे वो कोई क्वेश्चन नहीं करने जा रहा कि आप बोलोगे मेरा 1 ही लाख रुपया है तो मैं कैसे जाऊं, इतने बड़े बड़े लोगों का फंसा हुआ, या इनका नहीं निकला तो वो क्या। ये मत देखिए, आप इसको इस तरह से देखिए कि भैया मैंने कहीं पैसा जमा किया था, तो आपने पहले पैसा नहीं डिपॉजिट किया, पहले आपने उसके पास अपना विश्वास डिपॉजिट किया, तो उसने आपके साथ विश्वासघात किया है। तो अगर आप एक को ऐसे छोड़ दोगे विश्वासघात करने वाले को, तो आप जीवन भर बस इसी के भ्रम में रह जाओ कि कोई भी आपके साथ विश्वासघात करेगा। ये आर्थिक विश्वासघात था, कोई इमोशनल करेगा, कोई किसी तरीके से करेगा, सोशल करेगा, तो आप इसको ऐसे ना, आपने कंप्लेंट भले ना किया हो,
आप जाएंगे पैसा वसूली करने के लिए, इन्हीं से आप बहुत ही सम्मानीय रूप से उनके ऑफिस जाके आप बोलोगे भैया मेरा पैसा जो जमा है आपके पास, ब्याज छोड़िए, रिटर्न छोड़िए, जो छोड़िए, मेरा मुद्दल दे दो भाई, मेरा ये है वो है। अब वो नहीं दे रहा है, आपको वादे भले कर रहा है, लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप चौकी नहीं जा रहे हो तो वो नहीं जा रहा है। जिस दिन आपने थोड़ा सा भी उससे ये बोला भैया मेरा पैसा दे दो, मुझे बहुत काम है या बहुत अर्जेंट है, या थोड़ा सा आपने कड़क होने का सोचा भी, कि हुए नहीं, सोचा खाली, हो सकता है शाम को आपके पास पुलिस का कॉल आ जाएगा कि आपने इनके साथ हाथापाई कर ली, धमकाने की कोशिश। आपने धमकी दी, आपने किसी मतलब उनके परिवार के आदमी या औरत को आपने मतलब शोषण कर दिया, आपने इनको कोई गलत नोटिस भेज दिया, आपने पथराव कर दिया इनकी दुकान पे, ऑफिस पे। इनके पास तो बहुत हथियार है। हम और आप जो एक कानूनी रूप से सशक्त हैं और कानूनी का पालन करना जानते हैं, हम सीधा सोच रहे हैं, लेकिन दुनिया नहीं है ना सीधी। तो अगर उनका कंप्लेंट पहले चला गया, फिर तो आप जाओगे पुलिस चौकी में, बोलोगे अरे नहीं भैया मैंने सर ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरा ही पैसा अटका है, तो वो वैल्यू नहीं पुलिस के ऊपर पड़ेगा। या कोई भी सरकारी एजेंसी हो, ये एक क्या कह सकते हो उसको, अनडिक्लेयर्ड नॉर्म है कि भैया जो पहले कंप्लेन कर रहा है, लेकिन हाँ आपके कंप्लेन में एक लीगल होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। मैं उन्हीं लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जरूर आइए रविवार 10 मार्च 2024 को दिन में 10 बजे कुरार विलेज पुलिस स्टेशन के गेट पे हम सभी वहां मिलें, और वही लोग आए जिनका जेन्युइन हो। कोई पर्सनल अगर आपका कोई और काम को इसमें अगर जोड़ के आप सोच रहे हो कि मैं इसको सेटल करना चाहता हूँ, आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज अपना और हमारा दोनों का समय ना खराब करें, ना साधन खराब करें, क्योंकि ये जेन्युइनली अगर इस मुहिम द्वारा हमने किसी एक का भी, अगर मैं कह रहा हूं कि हमने किसी का एक का भी अगर 1000 रुपया भी वसूल के दिया, तो वो भी बहुत, मेरे लिए तो कम से कम वो बड़े गर्व की बात होगी, क्योंकि बचपन से पढ़े लिखे हैं, अगर पिताजी ने पढ़ाया, माता पिता ने पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि हम समाज में अगर खड़े हैं तो सिर्फ समाज की अच्छी चीजों के लिए नहीं है, गलत चीजों के लिए भी खड़ा होना बहुत जरूरी है। और एक ही आदमी से शुरू होता है सारा, चाहे कितना भी बड़ा मुहिम हो। तो आप सभी बड़ी संख्या में, और आपके चैनल के द्वारा जितने भी दर्शक इन्हें देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ताकि ऐसे कई लोग होंगे जो हो सकता है भाई डिजिटली इतने एंडाइटेड नहीं है, तो आप उन्हें बताइए। अब हार वाला, फूल वाला, टमाटर वाला, सब्जी वाला, मैं बोल रहा हूँ कचरा बिनने वाला, बट वो भी तो समाज में एक जगह रख रहा है, उसका भी पैसा जमा है उनके पास। हो सकता है कि वो हमारे और आपकी तरह मोबाइल और यूट्यूब और व्हाट्सएप से इनेबल्ड ना हो, बट आपका फर्ज बनता है कि अगर आप जानते हैं कि ये बंदा भी उससे क्षतिग्रस्त है, तो आप उसे जरूर लेकर आइए, उसे सारा सुविधा मिलेगा, सारा लीगल रेमेडियल जो भी हो सकता है, भारत के कानून में जो भी, संविधान में जो भी अवेलेबल रेमेडी होगा, वो आपका अधिकार है, वो आपको जरूर मिलना चाहिए। अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जिस तरह से हम लोग राजनीति में चुनाव के टाइम हम एक अच्छे नेता को चुनने के लिए उसके क्या क्या क्वालिटीज है, उसने क्या क्या काम किया है, पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए, उसके कैरेक्टर को देखते हुए, उसकी पार्टी में कौन कौन अच्छे नेता हैं उसको देखते हैं, उसी तरह से किसी भी वित्तीय संस्था या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं हम लोग, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो, तो इनका चुनाव करने के लिए भी सेम मापदंड होता है। बस आपको पहले तो फाइनेंशियली एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपकी वित्तीय क्षेत्र में आपकी जानकारी एक बेसिक होनी चाहिए। वो क्या होता है, पहला, जिस भी संस्था में आप पैसा जमा करने जा रहे हैं, जो गलतियां हमने की हैं, जो मेरे जैसे कईयों ने की है, आप ना दोहराएं। पर्सनल बॉन्डिंग या पर्सनल रिलेशंस को देखते हुए उस संस्था में पैसा न जमा कर दे जहां वो बंदा डायरेक्टर है या एसोसिएट है। उस संस्था को देखिए कि भैया ये संस्था कैसी है, इसका कितना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा, लोकल आपके जो अगल बगल में और लोग हैं उनसे एक बेसिक जानकारी लीजिए कि इस संस्था के कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग इनके साथ जुड़े हैं, ये सिर्फ पैसा ले रही है कि लोन भी दे रही है, या जिनका जमा है तो वो मैच्योरिटी पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको बाकायदा लीगल पासबुक मिल रहा है कि नहीं, आपका मोबाइल उसके साथ अटैच है कि नहीं, आप जब भी पैसा जमा कर रहे हो तो आपके मोबाइल पे बैंकिंग जो आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपको उस पे इंटीमेशन आ रहा है कि नहीं, एसएमएस पे। ये कुछ जानकारियां होती हैं जो फुटप्रिंट्स छोड़ती है प्रूफ की। जैसे कि इसी संस्था के बारे में अगर हम बात करें, सिंधु सागर कोऑपरेटिव सोसाइटी के, मैं ऐसे कई लोगों से मिला जो इनसे पास पैसा जमा किए थे, कैश में ही जमा किया है, उनका पासबुक है उनके पास, बट आज वो जब पुलिस कंप्लेंट करने जाते हैं तो इनका ऐसा कहना है कि वो पासबुक हमने इश्यू ही नहीं किया था कभी, ये पासबुक आपने खुद ही छाप लिया है घर पे या किसी भी प्रिंटर से, और ये आप एक निजी दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हो, बाकी इसका कोई दम नहीं है। तो अब ये बताइए, सबसे बड़ा दिक्कत तो ये भी है कि ये संस्था जो सिंधु सागर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड लिखते हैं, सिंधु सागर के आगे का जो भी अमाउंट है, जो भी लाइन लिखा हुआ है, उसकी लीगल एंटिटी कहीं है ही नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो जानकार थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने सब रजिस्ट्रार जो जिसके अंडर में ये पूरा सोसाइटी का चलता है कंप्लायंस का, उधर कंप्लेंट डाला कि भैया इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। वहां से पता चल रहा है कि भैया ऐसे तो कोई संस्था ही नहीं है,
तो ये पूरी तरीके से ठगी का मामला हुआ। आप बाहर बैनर बोर्ड लगा रहे हो सिंधु सागर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अंदर आप काम कर रहे हो कुछ दूसरा ही प्राइवेट में, मनी लेंडिंग, बीसी चिट फंड। बीसी चिट फंड भी लीगल होता है अगर आपके पास लाइसेंस है तो। आप चला रहे हो संस्था पदपेढ़ी के नाम से या सोसाइटी के नाम से, लोग आपके पास पैसा जमा कर रहे हैं पदपेढ़ी के नाम का, आप पासबुक दे रहे हो पदपेढ़ी के नाम का। लेकिन जब आपकी संस्था कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं तो वो अथॉरिटी या रजिस्ट्रार वो क्या कर लेगा आपके खिलाफ? लड़का जब बच्चा पैदा होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, तभी तो उसका कोर्ट में कोई क्राइम होगा तो कोर्ट दिखाएगी कि बंदा जीवित है। उसका जब कुछ प्रूफ ही नहीं एग्जिस्टेंस का, तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रार क्या कंप्लेंट किया, पर ये ना इनका कोई ऑडिट है, ना इनका कोई कंप्लायंस है, ना कोई रिटर्न्स है इनकम टैक्स में, तो ये सारा पैसा पूरा का पूरा ब्लैक मनी में इनका चला जाता है, कहीं दिखाना है नहीं। और इसका करने का उद्देश्य ही उनका स्टार्ट टू एंड यही था। देखो, दो तरीके के व्यापारी हैं, एक होता है जिनका समय खराब है, इनके साथ अगर आपका रिश्ता अच्छा है, आप पुराने बिजनेस करते आ रहे हो, तो इनके समय खराब होने पे आप थोड़ा धैर्य रखें और इनके साथ खड़े रहें, क्योंकि अगर आदमी 5 साल से गलत नहीं था तो अचानक गलत नहीं हो सकता। समय खराब है, फिर आएगा समय, सबका होता है, बाउंस बैक करते हैं लोग। ये वो लोग नहीं है, ये सोच ही खराब है, नियत ही खराब है। और ऐसा नहीं, किसी भी संस्था को चलाने के लिए पूरी की पूरी संचालन समिति लगती है, हर एक का एक रोल होता है। एक आदमी ही मैनेजर भी है, चेयरमैन भी है, स्टाफ भी है, प्यून भी है, हेड ऑफिस भी है, ब्रांच भी है, सब है। तो ये संस्था पूरी तरीके से गलत है और ऐसी संस्थाओं से बचें। और मैं तो बड़ा ही अचरज हूं कि इतने सालों से ये आदमी बिना डरे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का टैग लगा के अपना धंधा धड़ल्ले से कर रहा है। और मैं बता नहीं सकता ऐसे कितने लोग इनके शिकार हो गए। लोगों ने इसी उम्मीद में दिया भैया कि चलो वैसे तो गलत नहीं करेंगे, बट अगर गलत किए भी तो, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉडी है जो इसको गवर्न कर रही है, कंप्लायंस में है। आज शेयर मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो सेबी के भरोसे लोग बैठते हैं, बैंकिंग में कुछ हो जाए तो आरबीआई के भरोसे लोग बैठते हैं, उसी तरह से कोऑपरेटिव में कुछ हो जाए तो सब रजिस्ट्रार के भरोसे लोग बैठते हैं। सब रजिस्ट्रार के यहाँ ये संस्था है ही नहीं, ना ऑडिट हुआ ना कुछ हुआ, तो कहाँ से आप जाओगे? आप कंप्लेंट डालोगे, वहां से यही रिप्लाई आएगा कि जिस संस्था के बारे में आप एक्शन लेने बोल रहे हो वो तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं, ना आज तक कोई ऑडिट रिपोर्ट आई, ना बैलेंस शीट आई है। तो उसने जब बताया ही नहीं कि फलाने ने हमारे यहाँ पैसा जमा किया है, तो आप कहाँ से चले गए पैसा लेने? तो मेरा ये कहना मतलब है कि जिस भी संस्था का आप चुनाव करें उसकी मौजूदा और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें, और ये ट्रैक रिकॉर्ड इनिशियली ही देख लीजिए। बड़ा अमाउंट डालने के बाद अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखने गए तो अगर वो सही संस्था होगी तब तो आपको पूरा खुला किताब दिखा देगी खुद। अगर उसके मन में 1% भी चीटिंग है तो आप ये समझ लीजिए कि 99% जितना भी पैसा उस दिन तक आपने जमा किया था वो आपको भूलना होगा, तब फिर आप विवादित में आ जाओगे। और ऐसे लोगों का सबसे बड़ा हथियार यही है, जहां आपने थोड़ा सा रेतू किया इनके साथ, क्योंकि इंसान का एक क्या बोलते हैं, सबर का एक लेवल होता है, कोई भी हो, सब भगवान तो है नहीं ना कि एकदम शांति रहेंगे। अब जिस आदमी की माँ एडमिट है, पिताजी एडमिट है, बच्चे का एडमिशन भरवाना है, घर का किराया देना है, या जो भी काम है, गांव में शादी है बहन का, वो आदमी आपके सामने कितना देर गिड़गिड़ाएगा? वो भी उस पैसे के लिए जो उसको मुनाफे के साथ मिलना चाहिए था। मुनाफा छोड़ दो, मुद्दल ही आप दे दो भैया, वो भीख मांग रहा है आपसे, और आप चौड़े होके उसको बोल रहे हो भाई तुम जो जो करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी डायरेक्ट पहुंच है राजनीति में, मेरी डायरेक्ट पहुंच है पुलिस विभाग में, मेरी डायरेक्ट पहुंच है ऐसे ऐसे लोगों में जहां तुम रातों रात गायब हो जाओगे, कोई नहीं मिलेगा शिकायत करने के लिए। इस केस में दो ही जैसे लोग होंगे, या तो वो इस धमकी को सुनने के बाद अपने घर चले जाएंगे, भाई माँ बाप को बोल देंगे आप अपना इलाज नहीं करा सकता, मैं उसमें मैं क्या कह सकते हैं उसको, मैं बहुत ही नहीं कैपेबल हूँ, पैसा जमा था नहीं दे पाए, सब तो एक्सक्यूज है। तो आप अगर इलाज अपना करा पाए ठीक है, नहीं तो आप स्वर्गवास भी हो गए तो शुक्ला जी को तो फर्क नहीं पड़ने वाला। बहन की शादी टूट जाए टूट जाने दो, घर बन रहा था बंद हो गया, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, आप सब्र कर लो। बट ऐसे बहुत कम होंगे ना, दूसरे टाइप के लोग होंगे जिनको थोड़ा तो आक्रोश आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कानून अपने हाथ में लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए, और आपको नहीं, किसी भी नागरिक को यह अधिकार नहीं देता कानून कि आप अपना हाथ में कानून लीजिए। बट ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में हर एक का एक सबर का लेवल है। जहां आपने थोड़ा सा उससे क्वेश्चन किया कि अच्छा कब दे रहे हो पैसा, डेट दीजिए मुझे एक, भाई तब मैं उस आस पे रहूं ना, मुझे भी तो आगे बताना कहीं। जहां आपने एकदम ऑन कट टू कट टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया, फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट, दे दूंगा नहीं। सलमान खान शादी कर ही रहा है कई सालों से, फरवरी में करूंगा, तो कौन सा फरवरी, किस वर्ष का, 2024 2050 का, उसी तरह से दे दूंगा जब आएगा। ये सब कोई जवाब नहीं है। आपने जहां उसको पूछ लिया भैया कब दे रहे हो, किस तारीख को दे रहे हो, बताइए मैं कब आ जाऊं, मुझे भी जवाब देना होगा ना आगे। वहां आपके खिलाफ या तो पुलिस केस हो जाएगा, फर्जी, आपने उनके परिवार के साथ धमकी दी है, उसके बच्चे स्कूल से आते जाते हैं, आपने उनको धमका दिया, उनके घर की महिलाओं या स्टाफ, महिला स्टाफ जो होगी उनके साथ आपने कोई बदतमीजी कर दी,
अब ऐसे केस में बंदा सोचता है मेरा पैसा तो जो जा रहा है वो तो चलो भगवान जिंदा रखे तो फिर कमा लेंगे या कुछ और जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन सामाजिक रूप से इज्जत चली गई अगर तो क्या करेंगे। तो यही डर इनका सबसे बड़ा हथियार का काम है। लोगों से यही अनुरोध है कि हमारे और आपके बीच में जो हमारे आपके साथ रहने वाले वही सामाजिक लोगों में से ये कुछ ऐसे लोग हैं जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, शिकारी हैं, जिनका पूरा मुख्य अध्याय आप लोगों के साथ बैठ के जिनका एक ही ध्येय है कि किस तरह से आपको लूट लें। आपको इतनी बेहतरीन बेहतरीन स्कीम्स देंगे, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद ब्याज आपको बोलेंगे भाई 5%, 6%, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। पैसा वहीं जमा करिए जहां वो पैसा किसी और को दे तो वो भी कमाए आपको भी दे। इसे व्यापार कहते हैं। व्यापार ये नहीं होता है कि मैंने उनसे पैसा लिया घर खरीदने के लिए, 3 महीने बाद वो घर भी देना है, गांव का खेत भी बेचना है, माँ बाप का घर का पेंशन इंश्योरेंस भी उठा के इन्हीं को देना है। ये वो लोग हैं। ये एक तरीके से पूरी तरीके से माफिया राज चला रहे हैं एक क्षेत्र में। इन्हें पूरी तरीके से राजनीति और ऐसे लोगों का सपोर्ट है बैकअप में, जिनकी वजह से धड़ल्ले से ये काम कर रहे हैं और इन्हें भी विश्वास है कि कोई भी प्रशासन अधिकारी इनका कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों का ही भ्रम तोड़ने के लिए 10 मार्च 2024 को हम आपसे ये पूरी तरीके से एक तरह से मैं इसे अनुरोध से ज्यादा आप लोगों को एक यही कह सकता हूं कि एक कोशिश करके देखिए हमारे साथ भी। क्या आप अगर आप उम्मीद भी खो चुके हो पैसे का, फिर भी ये बात पैसे का नहीं है, बात इंसानियत की भी है और बात नीयत की भी है। तो आप जरूर 10 तारीख को 10 मार्च 2024 सुबह 10 बजे कुरार विलेज पुलिस स्टेशन मलाड ईस्ट शांताराम तालाब जो उसका पता है वहां पर उसकी गेट पे मिलिए और जो भी बेस्ट लीगल पॉसिबिलिटीज होंगी वो हम करेंगे। बिना कुछ किए हार जाने से तो अच्छा है कि हम कुछ करके एक मिसाल तो कायम करें कि भैया हम कभी आगे जाके ये ना हो कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ एक जगह आप हार गए तो जीवन में हर जगह हारते ही रहेंगे। बस आपके सभी दर्शकों को मेरा फिर से एक बार प्रणाम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।